हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इतिहास तरंगिणी में। हम प्राचीन भारतीय इतिहास को कंटिन्यू किए हुए हैं और हमारा अध्ययन पिछले कुछ वीडियो से मौर्य वंश पे चल रहा था। इसी के तहत पिछले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त मौर्य को विस्तार से समझा था। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है जिसमें हम मौर्य वंश के दूसरे महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार को बढ़िया से विस्तार से समझेंगे। बिंदुसार का जो कालक्रम रहा है वह मौर्य साम्राज्य के तहत इसका राज रहा 297 BC से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसने 297 से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश के शासक के रूप में मगध पे राज किया। बिंदुसार को समझने के लिए हमें निम्न विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। हम सबसे पहले इसके एक परिचय के रूप में इसके पृष्ठभूमि को समझेंगे। हम फिर इसके अभियानों पर चर्चा करेंगे और बिंदुसार के समय इसके पुत्र अशोक के बारे में हम देखेंगे कि अशोक की स्थिति क्या थी बिंदुसार के काल में। बिंदुसार के काल में हम इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसके वैदेशिक संबंधों पर चर्चा करेंगे और कुछ जो तथ्य हैं बिंदुसार के बारे में हम उसे अंतिम रूप में देखने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखेंगे बिंदुसार का परिचय। देखिए, चंद्रगुप्त के शासन के अंत होने के पश्चात जब चंद्रगुप्त के बारे में हमने अध्ययन किया तो हमने देखा था चंद्रगुप्त जब मगध में अकाल पड़ने के कारण 12 वर्षों तक अकाल की चर्चा हमें मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय 12 वर्षों तक लगातार अकाल पड़ता है। इस अकाल के समय चंद्रगुप्त मौर्य शासन व्यवस्था को सही ढंग से ना चला पाने के कारण यह दुखित होकर कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में यह संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देता है। इससे पूर्व वह अपने राजगद्दी पे सिंहसेन यानी कि बिंदुसार को राजगद्दी सौंप के जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। जैन परंपरा के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा, जो कि धनानंद की बेटी थी, जो एक विष कन्या थी। विष कन्या से तात्पर्य है, देखो प्राचीन काल में विष कन्याएं तैयार की जाती थी। उन्हें बचपन से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर का डोज दिया जाता था। डोज, देखो ऐसा कहा जाता है कि राज परिवार में लोग जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं या शासक होते हैं उनको बचपन से ही डोज दिया जाता है विष का, कि जिससे उन्हें जहर दे के मारा ना जा सके, वो आदी हो जाए पहले से। इसी रूप में चर्चा मिलता है दुर्धरा का कि ये एक विष कन्या थी। ठीक है, जो कौन थी ये? दुर्धरा, बिंदुसार की माता। जब बिंदुसार गर्भ में था तब उसकी माँ जहर पिया करती थी थोड़ी थोड़ी विष कन्या के रूप में। इसी के कारण बिंदुसार के माथे पे एक काला रंग का धब्बा था, जिसके चलते इसका नाम पड़ा बिंदुसार। इसलिए इसका एक अन्य नाम मिलता है सिंहसेन। तो सिंहसेन जब जन्म लेता है तो उसके माथे पे एक काला धब्बा होता है, इस कारण उसका नाम पड़ता है बिंदुसार। ठीक है, ऐसा चर्चा मिलता है। यूनानी लेखकों ने इसे अमित्रोकेडीज या अमित्रोचेटस कहा है। यूनानी लेखकों ने अपने विवरण में बिंदुसार के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया है? अमित्रोकेडीज या अमित्रोचेटस। इस अमित्रोकेटिस का संस्कृत में रूपांतरण करें तो इसका अर्थ होता है अमित्रघात, जिसका शब्दार्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, अब इस बॉक्स को आप ध्यान से देखें, यह महत्वपूर्ण है। इसमें बिंदुसार के लिए विभिन्न नामों का उल्लेख किया गया है। जैसा कि हमने अभी देखा कि यूनानी लेखकों ने बिंदुसार के लिए अमित्रोकेटस या अमित्रोकेडीज जैसे शब्दों का उल्लेख किया है। संस्कृत में इसका रूपांतरण होता है अमित्रघात के रूप में। वायु पुराण में आप देखें तो बिंदुसार के लिए जो महत्वपूर्ण नाम इस्तेमाल किया गया है वह है वायु पुराण में भद्रसार। विष्णु पुराण में बिंदुसार मिलता है, वहीं भागवत पुराण में वारिसार नाम मिलता है। भागवत पुराण में आप देखें तो बिंदुसार के लिए कौन सा नाम मिलता है? वारिसार। जैन ग्रंथों में, जैन परंपराओं में जो राजावली कथा है, इसमें इसे सिंहसेन कहा गया है। ये राजावली कथा की चर्चा हमने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम समय की जो चर्चा मिलती है वो हमें राजावली कथा से मिलती है। इस राजावली कथा में ही चर्चा मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में भद्रबाहु के द्वारा जैन धर्म में दीक्षित होकर संलेखना विधि के द्वारा यह प्राण त्याग देता है। ठीक है, अच्छा, मगध साम्राज्य में आप जब मेगास्थनीज की चर्चा पढ़ते हैं तो मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में
कहीं भी अकाल नहीं पड़ा था, कहीं भी अकाल नहीं पड़ा था। ये किसकी चर्चा मिलती है? मेगास्थनीज की, इंडिका में। लेकिन सहगौरा अभिलेख की चर्चा हमने की थी। सहगौरा अभिलेख ये कहाँ मिलता है? ये गोरखपुर में मिलता है। गोरखपुर में, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर में एक जगह है सहगौरा, वहाँ से सहगौरा ताम्र अभिलेख मिलता है। ठीक है, ताम्र अभिलेख कॉपर प्लेट पे, वहाँ चर्चा की गई है कि मगध में अकाल पड़ा था। ठीक है, अकाल पड़ा था। तो ये जो चर्चा मिलती है मेगास्थनीज की अकाल नहीं पड़ने का, उसका विरोध हमें मिलता है कहाँ से? सहगौरा से। और यहाँ चर्चा मिलता है कि मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था और इसी अकाल के कारण दुखित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्यागा था। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे बिंदुसार पे, बिंदुसार के विभिन्न नामों पे। तो देखिए, बिंदुसार के को विभिन्न नाम कहें या उसके विभिन्न उपाधि, जिस उपाधि के रूप में उसे जाना जाता है, तो उस उपाधियों में सबसे पहला उपाधि जो मिलता है उसे मिलता है अमित्रोकेटस का, यानी अमित्रघात। इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब ये शत्रु कौन रहे होंगे? देखिए, हमें इतिहास में बिंदुसार के बारे में अत्यधिक जानकारी नहीं है, बहुत कम जानकारी मिलती है। तो विभिन्न नामों को आपको याद रखना है। यूनानी लेखक इसको अमित्रोकेटस कहते हैं, संस्कृत व्याकरण ग्रंथों में इसे अमित्रघात कहा गया है, वायु पुराण में इसके लिए भद्रसार की या मद्रसार की उपाधि दी गई है, विष्णु पुराण में इसे बिंदुसार कहा गया है, भागवत पुराण में इसे वारिसार कहा गया है, और जैन ग्रंथों में जो कि राजावली कथा है उसमें इसे सिंहसेन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। बौद्ध ग्रंथ के विनय पिटक में पे जो टीका किया गया है, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान आदि में से बिंदुसार ही कह के बिंदुसार के समय में हुए इसके द्वारा किए गए अभियानों पे। देखो, बिंदुसार जब राजगद्दी पे बैठता है तो बिंदुसार के द्वारा किए गए विजयों का उल्लेख हमें नहीं मिलता है, हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, हमारे पास कोई स्रोत नहीं है जिससे पता चले कि बिंदुसार ने अभियान किए हों, नए विजय किए हों, किसी नए क्षेत्र पे अभियान किया हो, ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन ये उल्लेख मिलता है कि इसने कुछ विद्रोहों का दमन जरूर किया था। इसी रूप में इसे अमित्रघात कहा जाता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। देखो, जब इसने नए क्षेत्रों का विजय नहीं किया तो इसकी महानता किस में है? इसकी महानता इस दृष्टि में देखी जाती है कि अपने पिता के द्वारा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है ये। देखिए, इतिहास में हम जब किसी शासक के महानता को या उसके सैन्य अभियानों की चर्चा करते हैं तो हो सकता है कि किसी शासक ने अपने काल में नए प्रदेशों को विजय ना किया हो, लेकिन अपने पूर्वजों के द्वारा या अपने पिता के द्वारा उपलब्ध कराए गए बड़े से साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए इतिहासकार ऐसे शासकों को भी महान शासकों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने पैन इंडिया साम्राज्य बनाया। लेकिन जब हम गुप्त में जब बाद के शासकों की चर्चा करते हैं, जैसे स्कंदगुप्त के समय हम चर्चा करेंगे कि हुणों का आक्रमण होता है भारत में, और हुणों के आक्रमण को रोक पाने में स्कंदगुप्त सक्षम होता है, सफल होता है। इस कारण से स्कंदगुप्त को भी एक मजबूत शासक के रूप में देखा जाता है। उसी रूप में तुलनात्मक दृष्टि से आप देखें बिंदुसार को कि इसके समय नए विजयों का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसकी महानता इसमें है कि वह अपने पिता के द्वारा उपलब्ध कराए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल था। ठीक है, देखिए, हम जब इसके इतिहास के स्रोत के रूप में हम देख रहे थे तो हमने देखा था फाहियान और ह्वेनसांग ने चर्चा की थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अपने अपने यात्रा वृत्तांत में। उसी रूप में हम देखते हैं तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ, इनकी 2 पुस्तकें मशहूर हैं। पहली है कंगियूर और दूसरी है तगियूर। ठीक है, कंगियूर और तगियूर में हमें मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। देखिए, लामा तारानाथ लिखते हैं कि बिंदुसार ने 6 नगरों को जीता था। बिंदुसार ने 6 नगरों को जीता था और इसकी सीमा 2 समुद्रों को स्पर्श करती थी, पूर्व में और पश्चिम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें कि ये जो 2 समुद्रों की चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यानी कि बिंदुसार ने जिन 6 नगरों को जीता था उसने ये कोई नए नगरों को नहीं जीता था, ये पहले से उसके साम्राज्य में शामिल थे, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल थे। हो सकता है कि इसके समय विद्रोह हुए थे जिसको कि इसने दमन किया होगा। ठीक है, तो इतिहासकार बिंदुसार के समय हुए विद्रोह के रूप में इस विवरण को देखते हैं, जो विवरण मिलता है हमें लामा तारानाथ की पुस्तकें कंगियूर और तगियूर से। तो आप समझ गए। अब हम अगला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, बिंदुसार के काल में अशोक की स्थिति।
देखो, दिव्य वदान से हमें जानकारी मिलता है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था बिंदुसार के काल में। बिंदुसार के काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। उस समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। अशोक तक्षशिला पहुंच के अपने उदारपूर्ण नीति के कारण इस तक्षशिला के विद्रोह को दमन करने में सफल होता है। ठीक है, देखिए, ऐसा उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला में तब वहाँ का शासक जो राज्यपाल था, इसका अशोक का बड़ा भाई सुसीम था। अशोक का बड़ा भाई सुसीम वहाँ का राज्यपाल था। देखो, जब ये अशोक वहाँ पहुँचता है तो सुसीम से मिलने से पूर्व ही ये गांव वालों से, वहाँ की आम जनता से अशोक बात करता है। तो इससे पता चलता है कि गांव वालों का क्या कहना है। गांव वाले कह रहे थे, जो आम जनता थी तक्षशिला की, वो कह रही थी कि हमें हमारे शासक से दिक्कत नहीं है, शासक के झंडे से भी कोई दिक्कत नहीं है। हम शासक का विरोध नहीं कर रहे, हम सम्राट का विरोध नहीं कर रहे हैं, महाराजा का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं इसके अंडर काम कर रहे ब्यूरोक्रेसी का। जो इसके अंदर राज्य कर्मचारी हैं वो अत्यधिक कर आरोपित कर रहे हैं, अत्यधिक गलत तरीके से कर वसूलते हैं, या फिर उनका जो काम करने का तरीका है उससे जनता वहाँ की त्रस्त हो चुकी थी। तो अशोक इसी चीज़ पे क्या करता है, संज्ञान लेते हुए इस समस्या को दूर करता है अपने उदारपूर्ण नीति के कारण। तो इसलिए अशोक वहाँ पे जनता में भी वह लोकप्रिय होता है। तो अपने गुण के कारण अशोक यहाँ पे अपनी महानता को दिखाते हुए जनता में अपनी पैठ बना पाता है तक्षशिला में। तो पहली बार जब तक्षशिला में विद्रोह होता है तो सुसीम संभाल लेता है और दूसरी बार अशोक को भेजाता है। तो अशोक अवंती का उस समय राज्यपाल था और ये अवंती से तक्षशिला की ओर प्रस्थान करता है और वहाँ पर जाके इस समस्या को वो निपटाता है, सफलतापूर्वक विद्रोह को दबा पाने में सक्षम होता है। इसके अलावा उज्जैन में भी और खस में भी जो विद्रोह हुए होते हैं उसे भी अशोक ही दबाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि जो बिंदुसार का काल रहा है वो विद्रोहों का काल रहा है। ऐसी संज्ञा दी जाती है बिंदुसार के काल को विद्रोह का काल, और हम देख रहे हैं कि हर बार अशोक ही उससे दबाने में सफल हो। अब हम देखते हैं बिंदुसार के समय जो महत्वपूर्ण पहलू है उसके द्वारा स्थापित किए गए वैदेशिक संबंध, फॉरेन रिलेशंस ड्यूरिंग बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार के विदेशिक संबंध के बारे में हमें जानकारी मिलती है 3 महत्वपूर्ण लेखकों के द्वारा। पहला है स्ट्रेबो, दूसरा है प्लिनी और तीसरा एक यूनानी लेखक है एथीनियस। प्राचीन इतिहास में बिंदुसार अपने वैदेशिक संबंधों के लिए जाना जाता है। सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था, ऐसा स्ट्रेबो कहता है। देखिए, स्ट्रेबो क्या कहता है कि जो डायमेकस है वह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ वो स्पष्ट रूप से बिंदुसार का उल्लेख करता है। ठीक है, वह कहता है कि जो डायमेकस है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो मेगास्थनीज भारत आया था वह उसके स्थान पे आता है, जिसे कि एंटियोकस भेजता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेबो इसका विवरण करता है कि सीरिया का शासक था एंटियोकस और उसका जो राजदूत था डायमेकस वह बिंदुसार के काल में दरबार में भेजा गया था। अगला चर्चा मिलता है प्लिनी के द्वारा। प्लिनी कहता है कि मिस्र का शासक था टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसने डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। इसने शासक का नाम नहीं लिया है प्लिनी ने, भारत में उस वक्त कौन शासन कर रहा था, लेकिन अंदाज़ा लगाया जाता है कि टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस चूँकि मौर्य दरबार में जो बिंदुसार और अशोक दोनों के समकालीन था, तो हो सकता है डायनोसियस या तो बिंदुसार के काल में आया होगा या तो जब अशोक शासक बनता है उसके काल में आया होगा। चूँकि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस मिस्र का शासक इन दोनों का समकालीन था, बिंदुसार और अशोक दोनों का। तो डायनोसियस किसके दरबार में आया था ये नहीं जानकारी है, लेकिन वो मौर्य दरबार में आया था, इतना चर्चा मिलता है हमें प्लिनी के उल्लेख में, विवरण में। तीसरा महत्वपूर्ण जो लेखक है यूनानी लेखक एथीनियस। इसने कहा कि एंटियोकस के समय बिंदुसार ने पत्र व्यवहार किया था। एंटियोकस और बिंदुसार ने पत्र व्यवहार किया था। बिंदुसार ने पत्र लिखा था एंटियोकस को। बिंदुसार ने पत्र लिखा था किसको? एंटियोकस को। बिंदुसार पत्र लिखकर एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग करता है। पहली जो उल्लेख मिलती है वो मिलती है कि इसने मीठी शराब मंगाई थी। दूसरा इसने कहा था कि कुछ सूखी अंजीर भेजा जाए, और तीसरा इसने एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था एंटियोकस से। चूँकि एंटियोकस
सीरिया का शासक था, उसने कहा कि हमारे जो कानून है उस कानून के तहत हम दार्शनिकों का यानी कि सोफिस्टों का हम व्यापार नहीं करते हैं। अतः उसने दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। बाकी की 2 अन्य चीज़ें मीठी शराब तथा सूखी अंजीर उसने मौर्य दरबार में भेजा था। ठीक है, तो हमें बिंदुसार के समय जो वैदेशिक संबंधों की चर्चा मिलती है उनके 3 स्रोत हैं, स्ट्रेबो का विवरण, प्लिनी का विवरण और एथेनियस का विवरण। स्ट्रेबो क्या कहता है कि सीरिया का शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी कहता है कि मिस्र का शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। एंटियोकस के समय बिंदुसार के द्वारा किए गए पत्र व्यवहार की चर्चा एथेनियस ने की है। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम बिंदु, बिंदुसार के समय कुछ अन्य पहलू जो जानने योग्य हैं। बिंदुसार के समय 500 सदस्य की एक मंत्री परिषद थी। अब तक की प्राचीन भारत की सबसे बड़ी मंत्री परिषद हमें बिंदुसार के काल में दिखती है। 500 सदस्यों की मंत्री परिषद थी। चूंकि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय तक थे, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले मंत्री परिषद का जो प्रधान रहा होगा वो चाणक्य थे। बाद में बिंदुसार के मंत्री परिषद का जो प्रधान हुआ वह हुआ खल्लाटक। ठीक है, तो 2 प्रधानों की चर्चा हमें मिलती है, एक चाणक्य और एक खल्लाटक। पारंपरिक रूप से बिंदुसार शैव मतानुयायी था, साथ ही इसने आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिया था। ये आजीवक संप्रदाय कौन होते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा आपके लिए कि हु वर आजीवकास। आजीवक एक पंथ था, एक संप्रदाय था जो कि बौद्ध धर्म के समकालीन ही समाज में चल रहा था। आजीवक नियतिवाद होते हैं, नियतिवादी, नियति को मानने वाले व्यक्ति होते हैं कि वो कर्म को मानने वाले नहीं, नियति को मानने वाले होते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिज्म। ठीक है, उनका मानना है कि कर्म करो या ना करो, जो होना है वो पहले से तय है, तो इसलिए जीवन को सहजता के रूप में जियो, मांग के खाओ पियो, जो करना है, लेकिन कर्म पे आधारित ना होकर नियतिवाद पे आधारित होते हैं आजीवक संप्रदाय। ठीक है, अब देखो, तो हमने देखा कि बिंदुसार शैव मतानुयायी था और साथ ही यह आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण देता था। तो इसकी धार्मिक उदारता को भी हम यहाँ से देख पाते हैं। बिंदुसार अपनी मृत्यु 273 BC से पूर्व ही अपने बड़े पुत्र सुसीम को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु बिंदुसार के पश्चात मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर अशोक बैठता है। तो अगले वीडियो में हम अशोक को प्रारंभ करेंगे। अशोक को हम विस्तार से समझेंगे, बहुत अच्छे विस्तार से समझेंगे। चूँकि बिंदुसार के बारे में इतिहासकारों के पास स्रोत बहुत कम है, इसलिए इसके बारे में हमें एकदम स्पष्ट तथ्य नहीं मिलते हैं। जो स्पष्ट तथ्य मिलते हैं हम उसी की चर्चा करते हैं। जिन विषयों पे अभी विवाद चल रहा है हम उन्हें चर्चा में लाने से थोड़ा बचते हैं। ठीक है, तो आप इस छोटे से वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसका नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, आप वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।